जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन CTQ सीरीज़ का अंतिम वीडियो मतलब 5th वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो 5वां वीडियो है उसको लेकर आपके सामने आए हुए हैं बच्चों। और ये वीडियो जो है हमने डेडिकेट किया हुआ है सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स बच्चों आप सबको मालूम है कि एनडीए के एग्ज़ाम में 10 आते हैं, कभी कभी वो 5 भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट के 10 ही आते हैं, मतलब एक एवरेज है कि 10 क्वेश्चन सिनोनिम से बनते हैं और 10 क्वेश्चंस एंटोनिम सेक्शन से बनाए जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल के पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस सेक्शन से भी 5 क्वेश्चन आने शुरू हुए। तो बच्चों जो आज का वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने इन तीनों सेक्शंस को कवर करने की कोशिश की है। मतलब 10 क्वेश्चन मैंने डाले हैं सिनोनिम्स के, 10 एंटोनिम्स के और 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस के। और ये क्वेश्चंस बनाने के पीछे का उद्देश्य रहा है कि आप उस तरीके को सीखें जिससे कि हम इन सेक्शंस को सॉल्व करते हैं और बेहतर तरीके से इनको सॉल्व करें और पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकें। देखिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको वर्ड्स की एक जो रूट होती है उसकी समझ होनी चाहिए। अगर वर्ड्स के रूट को आप नहीं समझते, उसके मूड को नहीं समझते, तो आप सिनोनिम्स सही नहीं बना सकते। ठीक है, और उसके लिए आवश्यक है कि आप कोई अच्छी सी बुक आपके पास हो तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की हो, आप उसको कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज करके एग्ज़ाम पे जाएं। और फिलहाल अभी जो हमारे पास टाइम बहुत कम है बच्चों, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हैं एनडीए के, अगर वो आपके पास हैं, और आशा करता हूँ कि आप सबके पास होंगे, तो आप वो 10 साल के जो पेपर हैं आपके बच्चों, आप उस पेपर के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं और इडियम्स अगर आए हुए हैं तो उसको आप पूरी तरीके से रिवाइज कर डालें। ठीक है, सपोज करिए कि एक सिनोनिम्स अगर पूछा हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो आपके 4 के चारों ऑप्शंस को आपको देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर हमारे जो उस मेन वर्ड का जो आंसर है, सपोज करिए कि उसका आंसर डी है, तो हमने डी को टिक किया, मार्क किया और बाकी 3 छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता है। आप ये 3 वर्ड्स भी समझ लीजिए, डिक्शनरी की हेल्प से आप उसको उसकी आप मदर टंग में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आप उसको समझ पाएँ कि वो है क्या और वो आपका आंसर क्यों नहीं है। डी अगर आपका आंसर है तो ए, बी और सी आपका आंसर क्यों नहीं है, ये भी आपको जानना चाहिए। और अगर आप ऐसे जानते हैं तो एक यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है खास करके एनडीए के पेपर्स में कि वो लगभग 30 से 35% जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट करता है। जैसे हम एसएससी में मान के चलते हैं कि 60% का रिपीटेशन होता है लास्ट 10-20 ईयर्स के पेपर का, तो वैसे ही आप मान कर चलिए कि एनडीए में जो हम लोगों ने देखा है, ट्रेंड देखा है कि 30 to 35% का रिपीटेशन हो जाता है अगर लास्ट 10 ईयर के पेपर आप देख लें। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो रूट वर्ड रहा, जो मेन वर्ड रहा है जो एग्जाम में आया था वही रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उसका एक जो ऑप्शन बना हो, जो आंसर बना हो, वो उस पे ही क्वेश्चन बना दे, उसको ही सिनोनिम का अगला क्वेश्चन बना दें, या उसमें जो और ऑप्शन हैं उनको हम क्वेश्चंस बना दें। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से काम को करना है कि आप जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उनको भी समझ लें। और होता क्या है, उन्हीं जो बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं आगे 2-3-4 सालों बाद उन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप उनको किए हुए हैं और आप समझे हुए हैं तो आपसे गलतियां होने की संभावनाएं बिल्कुल कम है। ठीक है, और आप सही करके आएंगे और बेहतर स्कोर करेंगे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिनोनिम सेक्शन को। पहला सेक्शन जो हमारा है वो है सिनोनिम्स। ठीक है, और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है मेंडिकेंट, और इसका आपको सिनोनिम्स देखना है। ऑप्शन देखें आप तो रिफॉर्मर है,
डीलर है, बैगर है और एडवाइजर है। ठीक है, तो बच्चों आप सबको मालूम है कि मेंडिकेंट का मतलब होता है पॉपर, पॉपर का मतलब होता है पुअर, पुअर को हम बैगर से रिलेट कर सकते हैं। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी, भिक्षुक, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन जीता है उसे हम मेंडिकेंट कहते हैं। ठीक है, तो मेंडिकेंट को आप कहाँ ले जाएंगे बताएं। मेंडिकेंट के जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है तो आप ऑप्शन देखें। पहला है रिफॉर्मर, रिफॉर्मर का मतलब होता है समाज सुधारक। भिखारी और समाज सुधारक से कोई रिलेशन नहीं जुड़ता। अब हम चलते हैं डीलर। लोग कहते हैं ना वो आयरन में डील करता है, वो गोल्ड को डील करता है, वो ड्रग्स डीलर है, तमाम ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। तो डीलर आप समझ गए होंगे, डीलर का मतलब क्या होता है, जो डील करता है, जो किसी कार्य को करता है। और बैगर भिखारी है, बैग का मतलब मांगना या भीख मांगना, तो बैगर बन जाता है उससे। और एडवाइजर का मतलब सलाहकार। तो जो मेंडिकेंट है उसका सिनोनिम क्या हुआ बच्चों बताएं। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, सॉरी बॉयज, नॉट ऑप्शन ए बट इट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर है बैगर। ठीक है, मेंडिकेंट का आंसर हुआ बैगर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा आप लोग, जो अगला वर्ड है वो है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव ध्यान दें आप लोग। तो ऑप्शन है हेल्पफुल, इनहेरेंट, क्रूशियल, स्ट्रॉन्ग। अब जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है आप सबको, तो लोग अक्सर आपने ऐसा एक वर्ड सुना होगा कि बेसिक इंस्टिंक्ट है उनका। ठीक है ना, जैसे जो किसी व्यक्ति का एक नेचर होता है, इनहेरेंट नेचर होता है। हम सब की अपनी अपनी एक आदतें होती हैं, अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है चीज़ों को सोचने, समझने और बोलने का। तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट होता है। ठीक है, तो एक इंस्टिंक्टिव वर्ड उससे डेवलप होता है। और प्यारे बच्चों, हेल्पफुल का मतलब सहायक हो। इनहेरेंट का मतलब होता है आंतरिक, जो हमारा इनहेरेंट नेचर हो सकता है। क्रूशियल का मतलब है महत्वपूर्ण, और स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत। तो आप देखें आपका जो मेन वर्ड है जिसका सिनोनिम आपको निकालना है वो किससे रिलेट करता है। तो आप पाएंगे कि इनहेरेंट, आंतरिक, जो हमारा व्यक्तिगत आंतरिक स्वभाव है वो उससे जुड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, और वो है इनहेरेंट, आंतरिक। क्लियर होगा बच्चों आपको। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। और 3 क्या है, क्लोन, CLONE, क्लोन। प्यारे बच्चों, आप सबने अभी फिलहाल तो ये वर्ड ज़्यादा पॉपुलर नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ सालों पहले क्लोन की कॉन्सेप्ट पे बहुत काम हो रहा था, साइंस की दुनिया में बहुत काम हुआ था। क्लोनिंग कैसे होती है। तो क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही प्रतिरूप दे देना दुनिया को, बिल्कुल वही उसकी ट्रू कॉपी। आप इसे रेप्लिका भी कह सकते हो। ठीक है ना। और अगर आप आंसर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए है ट्रेस। ट्रेस का मतलब क्या होता है बताएं आप लोग। तो ट्रेस का मतलब होता है पीछा करना। ट्रेस, चेज, पीछा करना। ट्रेस का मतलब बचा खुचा भी होता है, ऐसा नहीं कि बस पीछा ही करना है वो। ट्रेस का मतलब बचा खुचा भी होता है, और ट्रेसेस उसी से बन जाता है। मेक का मतलब क्या होता है, मेक बनाना होता है, मेक समझना भी होता है। माउल्ड का मतलब बदलना होता है। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए कि आपको क्लोन का जो सबसे बेहतर कोरिलेटिंग वर्ड है वो है कॉपी, बिल्कुल प्रतिरूप, वैसा ही दूसरा। ठीक है, तो क्लोन का जो सिनोनिम है यहाँ पे है कॉपी। और प्यारे बच्चों, कॉपी का ऑप्शन क्या है, बी। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर है वो है बी, क्लोन का कॉपी। तो बच्चों क्लियर होगा आपको। अब हम मूव ऑन करेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप लोग। फॉर्टिट्यूड। देखिए इस वर्ड को याद करने का एक तरीका आप बना सकते हो, ये आपके दिमाग में बना रहे कैसे। तो फोर्ट का मतलब होता है किला, फोर्ट होता है किला, ठीक है ना। और किला राजाओं का
एक सुरक्षा कवच हुआ करता था। जब इन्वेजन उनकी कंट्री पे हुआ, उनके रीजन में हुआ, तो वो अपने किलों में रहकर उन्होंने अपने देश या प्रदेश को सुरक्षित करने का प्रयास किया। तो किला एक मजबूत चीज़ है और मजबूती, बहादुरी एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या हुआ? साहस। आपके अंदर जो ताकत है प्रतिरोध करने की, वो आपका फोर्टिट्यूड है। तो प्यारे बच्चों, आप फोर्टिट्यूड जो है, अगर इसके ऑप्शंस पे जाओगे तो पहला ऑप्शन है प्रूडेंस। और आप सबको मालूम है बच्चों, प्रूडेंस का मतलब होता है आवर इंटेलेक्चुअल सेंस, बौद्धिकता, बुद्धिमानी। प्रूडेंस का मतलब हमारी बौद्धिकता। और ऑप्शन बी है सपोर्ट, सहायता करना। तो हमारा साहस से जुड़ नहीं पा रहा है, मजबूती से वो वर्ड जुड़ नहीं पा रहा है। अब ऑप्शन सी है करेज, साहस। ऑप्शन डी है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब है किसी कार्य के प्रति बहुत लगनशील होना, बहुत समर्पित होना। तो सिंसियरिटी भी आपका आंसर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऑप्शन पे जाओगे तो फोर्टिट्यूड का जो आंसर है, जो सिनोनिम है, वो है करेज, और आपका ऑप्शन है सी। आंसर ऑप्शन है आपका सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने बना लिया बच्चों। अब हम अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट वन पे। और जो हमारा अगला वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और वर्ड है IMPLY, इम्प्ली। देखें तो ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। और आप अपने एग्ज़ाम में देखो तो आप सिनोनिम के सेक्शन की जो इंस्ट्रक्शन होती है, या एंटोनिम्स की इंस्ट्रक्शन होती है, या आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की पैसेज होती है, अक्सर ये वर्ड उसमें आता है, व्हाट डू यू इम्प्ली बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड या दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। इम्प्ली का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग, समझ, क्या समझे आप। तो आप देखें कॉन्क्लूड, ऑप्शन ए कॉन्क्लूड, खत्म करना। ऑप्शन बी कनोट, संदर्भ देना, इशारा करना, अर्थ निकालना। ऑप्शन सी कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है, आप सबको मालूम है, जब चीज़ें सुनिश्चित होती हैं तो कन्फर्म हो जाती हैं। और कंप्लाई, अनुपालन करना, बहुत बढ़िया वर्ड है ये, कंप्लाई, अनुपालन करना। ये वर्ड भी आता रहता है किसी नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, तो हम कंप्लाई करते हैं। प्यारे बच्चों, तो आप इम्प्ली के लिए आप कहाँ जाओगे? कनोट, ठीक है। आपका आंसर है कनोट, ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनोट। क्लियर है आप सबको? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का जो वर्ड है वो है विजिलेंट। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, ठीक है। और विजिल, एक वर्ड है विजिल, सतर्कता रखना। अच्छा, आपने विजिलेंस कमिश्नर सुना होगा, ठीक है ना। देखिए, जो आपकी लाइफ में वर्ड्स आते रहते हैं बच्चों, उनको अगर एक बार आप समझ जाएं तो उन वर्ड्स को आप किसी न किसी कहानी के माध्यम से, किसी न्यूज़ के माध्यम से, इशू के माध्यम से उसको अपने दिमाग में बैठाना चाहिए, ठीक है। एक तरीका होता है मैक्सिमम वर्ड पावर को अपने साथ रखने का। अदरवाइज वर्ड्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चों को, और बाद में कहते हैं कि सर कितना रट्टा मारे हैं। तो रटने जैसी बात नहीं है बेटा, एक बेसिक अपना बनाना पड़ता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर और नॉवेल्स इंग्लिश की पढ़ते रहें, न्यूज़ सुनते रहें। तो ढेर सारे वर्ड्स आप सुनने को मिलते हैं आपको, और वो दिमाग में बैठ जाते हैं आपके, ठीक है। तो देखें आप, विजिलेंट, विजिलेंस कमिश्नर। अभी हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़पेपर का बहुत पॉपुलर वर्ड रहा है, जिसमें एक काउ विजिलेंट करके वर्ड आता था। काउ विजिलेंट, इसको कहा गया गौ रक्षक। मतलब जो गौ माता, गाय के प्रति बहुत संवेदनशील लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और गाय का एक जो अभी इस पे बैन भी है काफ़ी स्टेट्स में इंडिया में, तो लोग गाय की रक्षा एक आस्था का विषय है, लोग रक्षा करना चाहते हैं गाय की। तो उनको क्या कहा गया? गौ भक्त या गौ रक्षक। तो इंग्लिश में क्या बोला गया?
काउ विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है जो बहुत सतर्क रहता हो, बहुत लोगों पर, सिचुएशंस पर नजर रखता हो, ठीक है। तो विजिलेंट आपका वर्ड आपको क्लियर होगा बच्चों, और आप अपनी लाइफ में इस वर्ड को रिलेट करना सीखिए, ठीक है ना। आप इस वर्ड को रिलेट करना सीखिए। देखिए फिलहाल विजिलेंट से मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ। अभी मैंने लिखा था काउ, काउ का मतलब गाय हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने लगाया डाउन, काउ डाउन, अब ये काउ मतलब गाय नहीं रह गया। काउ डाउन का मतलब क्या हो गया, डराना। क्या हुआ, डराना, ठीक है ना। तो ये आप ये सब आप कैसे करते हैं, जब एक वर्ड्स पे थोड़ी आप मेहनत करते हैं तो आपके पास ये सब चीजें बनती हैं। और आप मेरे ख्याल से 2016 का पेपर उठा लें तो आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेज में ये आपको ये वर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए काफी बार आपके सामने आता है होली काउ। तो अब होली का मतलब पवित्र है, काउ का मतलब गाय। यहाँ गाय जैसा कुछ है ही नहीं है, यहाँ काउ का मतलब गाय नहीं, यहाँ काउ का मतलब गाय नहीं, आपको समझना होगा। होली काउ का मतलब सीधा साधा व्यक्ति। जैसे आप लोग कहते हैं ना वो बहुत सीधा है, ही इज अ होली काउ या सी इज अ होली काउ, तो आप ये सब वर्ड्स कहते हो। तो बच्चों आपको ये सब चीजें सीखनी होंगी कि आपको यूपीएससी आप दे रहे हो तो बिल्कुल एकदम इजी वर्ड आपके सामने प्लेटर पे नहीं आएगा कि लो बेटा खा लो, ऐसे बना लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपको समझना होगा बच्चों। आप समझिए पहला जो वर्ड आपने देखा विजिलेंट। अब इसके ऑप्शंस आपके सामने क्या है। ऑप्शन ए है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। देखिए बुद्धिमान होना और नजर रखना दो अलग अलग बातें हैं। हो सकता है बुद्धिमान व्यक्ति लोगों पर नजर ना रखता हो, अपने काम से काम रखता हो, तो उसको हम विजिलेंट नहीं कह सकते। अगला है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़ी अचीवमेंट्स करना चाहता है, उसे हम एम्बिशियस कहते हैं। इन वर्ड्स को भी आप सीखते चलिए। स्मार्ट का मतलब कोई भी व्यक्ति जो बहुत अच्छा दिखता है और वो बहुत इंटेलिजेंट टाइप का भी है तो उसे आप स्मार्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं ऑप्शन डी पर और वो आपका आंसर है वॉचफुल। आप देख लीजिए तो वॉचफुल का मतलब क्या हुआ, विजिलेंट। वॉचफुल नजर रखने वाला, जो नजर रखता हो, ठीक है ना। तो आपने वॉचफुल वर्ड आपने रिलेट किया ना विजिलेंट से। क्लियर है बच्चों, चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए वॉच वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, वॉच। आपका आंसर क्या हुआ, वॉचफुल आपका आंसर है। फिलहाल मैं आपको वॉच बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों वॉच डॉग एक वर्ड आया, तो आप क्या बोलेंगे, कुत्ता है इसमें, बताएं। क्या हम वॉच डॉग का मतलब कुत्ता समझ लें, ऐसा कुत्ता जो नजर रखता हो? बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं। वॉच डॉग में डॉग का मतलब कुत्ता बिल्कुल नहीं है। वॉच डॉग का मतलब घर के बुजुर्गों को, जो सभी बच्चों पर एक समान नज़र रखते हैं और सुबह शाम उनके आने जाने, रहने, खाने पीने का हिसाब रखते हैं, वो कुछ गलत ना करने लगे उसका ख्याल रखते हैं, तो उनको हम वॉच डॉग कहते हैं, ठीक है। तो वॉच डॉग का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों पर नजर रखता हो। हमारा आंसर बन सकता था अगर ये हमारे ऑप्शन में होता। तो आप इसे कुत्ता ना समझिएगा बच्चों, और ये कई बार ये एग्जाम में वर्ड आ चुका है, ये सिनोनिम में आ चुका है, तो आप सावधान रहिएगा, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और वो है ऑनस्लॉट। बच्चों जब ये वर्ड पहली बार मैंने पढ़ा था तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेमोराइज नहीं हो पाता था। तो मैंने एक तरीका निकाला कि ऑन का मतलब ऊपर होता है और स्लॉटर का मतलब होता है काट डालना। काउ स्लॉटर, गौ हत्या। स्लॉटर हाउसेस होते हैं ना, कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों को काटते हैं और वो लोग जो मीट या तमाम जो नॉनवेज खाते रहते हैं ना, उनको वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऑनस्लॉट क्या हुआ, क्या है बताएं बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसका मैंने एक सेंस आपको दे दिया है। तो काउंटर अटैक, ऑप्शन है काउंटर अटैक। काउंटर अटैक का मतलब क्या होता है, काउंटर वर्ड समझें आप। जब पलट कर कोई बात हो वो काउंटर होती है। जैसे किसी ने आप पर कुछ कहा या आप पे हमला किया और पलट कर आप जवाब दो, वो तो काउंटर अटैक है, ठीक है ना। और अगला है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वर्ड आप सब जानते हो, हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, तो वो रेसिस्टेंस पावर हमें देती है बीमारियों से लड़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, विरोध, दूर करना। अगला है डिफेंस। डिफेंस का मतलब रक्षा करना, और इन्वेजन का मतलब है आक्रमण करना। ऑप्शन डी आपका जो है वो है इन्वेजन।
इन्वेजन का मतलब आक्रमण करना, ऑनस्लॉट हमला करना, इन्वेजन आक्रमण करना। अब बच्चों आपके मन में आ भी रहा होगा कि काउंटर अटैक भी तो वैसा ही है, ठीक है ना, ये होता है, इसी का नाम यूपीएससी है, इसी को हम यूपीएससी कहते हैं कि आपको कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे जो बिल्कुल आंसर जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से आपको एक बेस्ट निकालना होता है, ठीक है ना, एक जो बेस्ट है, जो उससे बेहतर है। देखें तो ऑनस्लॉट क्या है, ये हमला है, इन्वेजन हमला है, लेकिन काउंटर अटैक क्या है, हमले के बाद का हमला है, मतलब जब कोई आप पे हमला करे उसके बदले में आप उस पर हमला करो, तब वो काउंटर अटैक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ऑनस्लॉट और इन्वेजन ये हमला है, ठीक है, तो ये सिनोनिम बनते हैं। तो कुछ लॉजिक आपको करनी होती है अपने से, ठीक है बच्चों। अब हमने ये कर लिया है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगला जो वर्ड है वो है ग्लॉटिस। थोड़ा टफ वर्ड है आपके लिए ये ग्लॉटिस, लेकिन ये काफी इसकी रेपिटेशन एग्जाम में होती रहती है बच्चों। ग्लॉटिस थोड़ा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। एक्सपोजर, ऑप्शन है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी सिचुएशन के सामने रखते हैं तो उसे हम एक्सपोजर देते हैं, मतलब उससे उसका परिचय कराते हैं, ठीक है। और अगला है स्टुपिडिटी, मूर्खता। अगला है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका एब्सर्ड मतलब बिल्कुल अजीब, स्ट्रेंज। ट्रायल, ट्रायल का मतलब है प्रयास, ट्रायल का मतलब है मुकदमा, तो उससे हमारा आंसर नहीं निकलना है। ग्लॉटिस का आंसर है सी और वो है एब्सर्ड, और ग्लॉटिस सिनोनिम्स है मतलब अजीब, भद्दा। अगले पे आए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग आ जाएं बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है बच्चों। ये इसके कई बार ये एनडीए और सीडीएस दोनों में रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इग्नोमिनी। इग्नोमिनी आप देखें ऑप्शन ए एक्सपोजर, फिर ऊपर वाला ही वर्ड रिपीट जैसा हो रहा है आपके सामने। एक्सपोजर सिचुएशन से किसी व्यक्ति वस्तु का परिचय कराना या उसको दुनिया से परिचय कराने को एक्सपोजर हम कहते हैं। अगला है स्टुपिडिटी, ओके। अगला है स्टुपिडिटी, मूर्खता। अगला है सी डिस्ग्रेस, जो आपका आंसर है। डिस्ग्रेस का मतलब अपमानजनक, ग्रेस सम्मान, शालीनता, डिस्ग्रेस अपमान, ठीक है। और ट्रायल फिर से वही मुकदमा और तमाम एंगल उसके हैं। इग्नोमिनी का जो सिनोनिम है बच्चों वो है डिस्ग्रेस। इग्नोमिनी का मतलब होता है अपयश, अपमान जो इंसान का हो सकता है, तो इग्नोमिनी का आंसर क्या हुआ, सी डिस्ग्रेस। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपके सिनोनिम सेक्शन का लास्ट वर्ड है और वर्ड है नोविस, NOVIC, नोविस। नोविस आपने +2 लेवल पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एयरफोर्स नेवी एग्जाम में काफ़ी यूज़ होता है। तो नोविस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो नया है, किसी प्रोफेशन में नया है, किसी चीज़ के लिए नया है, वो कोई काम पहली बार कर रहा है तो ही इज़ नोविस टू दैट। तो नोविस बच्चों अगर आप नए पे जाएंगे तो ऑप्शन देखें, पहला है बिगिनर जो नया है, प्रारंभ कर रहा है। ऑप्शन बी वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब जिसके अंदर गुण हो, योग्यता हो। ऑप्शन सी ट्रेनर, ट्रेनर का मतलब होता है जो ट्रेनिंग देता है किसी को, और लर्नर का मतलब सीखने वाला। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का नोविस का आंसर है ए, दैट इज बिगिनर। क्लियर है ना सबको? चलिए तो हमने कर लिया इसे, सारे सिनोनिम्स हमारे हो गए। अब हमें स्विच ओवर होना है एंटोनिम सेक्शन पे। तो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस एंड बॉयज, as far as antonyms are concerned, if you are very much clear regarding your synonyms, then you can easily handle the antonym section also, because आपको root word मालूम रहना चाहिए। अगर वो word आप समझते नहीं हैं, you can't answer your antonym section. So let us start with the antonym section and the question antonyms. And the question number 1 is innate, INNAT, innate, INNATE, innate। बहुत बढ़िया वर्ड है बच्चों, innate। इसके ये सिनोनिम सेक्शन, एंटोनिम सेक्शन अक्सर आता रहता है। ये innate आप समझिए इसे क्या होता है। innate का मतलब होता है जो गुण या जो नेचर आपका अपना है,
जो नेचर में आपको दिया हुआ है, जो गॉड ने आपको दिया हुआ है, वो आपका बेसिक नेचर है, वो आपने दुनिया में आके नहीं सीखा, वो आपका ऐसा नेचर है ही, तो वो इनेट होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखें तो हमको इसका एग्जैक्ट अपोजिट चाहिए, इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। ऑप्शन है देखें एक्वायर्ड, जो हमने प्राप्त किया हो। देखिए इनेट ने क्या बोला, जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा इनर एक इनहेरेंट तरीका है, तो उसके आंसर पे आप जाएं तो एक्वायर्ड जो हमने दुनिया में प्राप्त किया हो, नेचुरल प्राकृतिक हो गया। तो मेरे ख्याल से इनेट और नेचुरल आप समझ रहे होंगे, ये सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। इनबॉर्न जो पैदाइशी हमारा नेचर है, सिनोनिम है बिल्कुल, और अनयूजुअल अजीब। ठीक है, देखें तो एक्वायर्ड ही आपका एंटोनिम है इसका। इनेट का एंटोनिम क्या है? एक्वायर्ड। इनेट जो आपको ईश्वर ने दिया है, और एक्वायर्ड जो आपने दुनिया में प्राप्त किया है। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हुआ? ऑप्शन ए एक्वायर्ड। चले अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों, क्वेश्चन 11 था। अब हम मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा एंटोनिम सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है रिप्राइजल। देखिए रिप्राइजल का मतलब, अब अप्रेजल आप जानते होंगे, अप्रेजल जब चीज़ों का लेखा जोखा लोग लेते हैं, आपका सीनियर आपसे काम का हिसाब किताब लेता है, तो अप्रेजल होता है वो अप्रेजल। तो अप्रेजल का जो प्रेजल वर्ड है वो रूट है उसका, और रिप्रेजल रिप्रीमांड होता है, फटकारना, डांटना। तो जब कोई आपसे आपके काम का हिसाब किताब ले और डांट फटकार लगाए तो रिप्रेजल होता है। तो बच्चों इसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट सोचें आप, क्या हो सकता है? अगर रिप्रेजल का मतलब डांट फटकार है तो इसका अपोजिट क्या होगा? माफ कर देना। ऑप्शन है आपका दिया हुआ है फॉरगिवनेस, माफ कर देना आपका आंसर है फिलहाल। लेकिन बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए। अगला जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगला जो वर्ड है रिलीफ। रिलीफ का मतलब है आराम। अगला जो वर्ड है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब छूट, जैसे टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं लोगों को, ठीक है ना, टैक्स में छूट मिलती है, तो एग्जेम्पशन वर्ड आता है, एग्जेम्प्ट वर्ड आता है। तो ये वर्ड भी आप तैयार कर लें सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए। रिलैक्सेशन आप समझते हो रिलैक्स क्या होता है, तो ये आपका आंसर तो बिल्कुल है नहीं। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो रिप्रेजल के लिए जो आपका आंसर है वो है ए, दैट इज फॉरगिवनेस। एंड आई एम श्योर इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मूव ऑन बॉयज एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। Question number 13, and the word is hegemony. What is this? Hegemony. Hegemony का मतलब क्या होता है? जैसे आप इस वर्ड को ऐसे रिलेट करें कि ये जब आप छोटे बच्चे थे और क्लास में बैठते थे 40-50 बच्चों के साथ में, तो क्लास में कुछ बच्चे थोड़े साइज में छोटे होते हैं, पतले दुबले होते हैं, और कुछ बच्चे उम्र से ज़्यादा बड़े दिखते हैं, वो हैवी होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पतला कमजोर दुबला पतला बच्चा होता है उसका टिफिन छीन लेते हैं, उसे सीट पे बैठने नहीं देते। तो ये सब इसको हम बुलिज्म कहते हैं। बुलिज्म मतलब छोटे को परेशान करना, ठीक है। तो अगर ये इंसानों में ऐसा हो रहा है तो शायद कंट्रीज में भी ऐसा होता हो। तो अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर एक टर्म देखते हैं, हेजेमनी, अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिका की दादागिरी, बादशाहत। जब अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन की कोई कमी नहीं है, और आप पूरी दुनिया में देखें तो कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस बना के रखता है, किसी न किसी कंट्री पर वो ज़बरदस्ती अटैक करेगा और उसको डराने धमकाने की कोशिश करता है। उसके तमाम कारण होते हैं। तो ये वर्ड जरा समझिएगा, जब इसे आप दबंगई के रूप में ले सकते हैं, किसी को डराना धमकाना और दादागिरी करना। तो हेजेमनी का हमें बिल्कुल उल्टा चाहिए, अपोजिट चाहिए। आप एंटोनिम्स कर रहे हैं बच्चों। तो ऑप्शन ए है आपका कंट्रोल, नियंत्रण। ऑप्शन बी लीडरशिप, नेतृत्व आप समझते हैं। ऑप्शन सी सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेट क्या होता है? जो किसी के अधीन, जो किसी के अंडर में काम करता हो, जो किसी से दबकर रहता हो, जो किसी के नीचे चलता हो, वो सबऑर्डिनेशन होता है। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं इसका। तो जरा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हेजेमनी जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, आप इसे याद रखिएगा अच्छे से। हेजेमनी का जो आंसर है अब एंटोनिम्स है वो ऑप्शन सी है, सबऑर्डिनेशन।
आपको ये क्लियर होगा। और बच्चों आप सिर्फ इसे इस पेपर के एंगल से ना देखें, ये जो 20 क्वेश्चंस मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स के आपके लिए निकाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं। आप इनको अगर आप तैयार करते हैं तो इन फ्यूचर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप इसको ढंग से तैयार करिएगा, ठीक है ना। आपको ये मगप रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द एंटोनिम सेक्शन, और वो क्या है? 14 है फीबल। फीबल का मतलब होता क्या है बताएं बच्चों? फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब है कमजोर। तो आप देखें ऑप्शंस आपके क्या हैं। ऑप्शन ए है रिकेटी। आप सबने कभी ना कभी एक रिकेट्स नाम के रोग को पढ़ा होगा। जीएस में आपको ये पढ़ाया जाता है, रिकेट्स करके एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। सूखा रोग इसे कहते हैं, व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। वीक कमजोर, इन्फॉर्म कमजोर। तो देखें आप फीबल भी कमजोर था, तो ऊपर से ए बी सी लगातार आपको क्या मिला? आपको सिनोनिम्स मिल गए। फीबल के तीनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसी बहाने आपने ये तीनों तैयार भी कर लिया। अब आप आंसर पे आ जाएं। आंसर है आपका डी, दैट इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर। तो फीबल का आंसर क्या है? देखें डी। अब आप आइए मूव ऑन करके क्वेश्चन नंबर 15 पे। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और वो है एडल्टरेट। तो देखिए एडल्टरेट वर्ड जो है, एडल्टरेट, अब आप इसे को रिलेट कर ले थोड़ा थोड़ा। एडल्ट का मतलब क्या होता है? युवा, ठीक है ना। और जब व्यक्ति युवा होता है तो उसमें बहुत जोश होता है, वो बहुत सी बदमाशियां करना चाहता है या करता है, और गार्जियन उसे कंट्रोल करते हैं। और जब वो गार्जियन के कंट्रोल से बाहर होता है तो पुलिस और प्रशासन उसे कंट्रोल करता है अगर वो बदमाशियां ज़्यादा करने लगा है। तो एडल्ट को अगर हम युवा हम जानते हैं, देखिए मैं इस वर्ड को आपको सिखा रहा हूं, उसका मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं कि मैं उसे गलत बता रहा हूं। एडल्ट से एडल्टरेट आप जोड़ लें। जो युवा है, मान के चले अगर वो बदमाशी कर रहा है, एडल्टरेशन बदमाशी मतलब मिलावट। आप इसको ऐसे समझ लें, ये खाने पीने के सामान में जो मिलावट होती है, दूध में लोग पानी मिलाकर बेच रहे हैं, या तमाम यूरिया और तमाम चीज़ें मिलाकर बेच देते हैं जिससे लोगों की बॉडी को नुकसान होता है, हेल्थ को नुकसान होता है बच्चों। तो एडल्टरेट का मतलब है मिलावट करना, ठीक है ना, मिलावट करना। तो आप अपने आंसर को देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है कंटामिनेट। कंटामिनेट देखें आप वर्ड, जो आपका ऑप्शन ए है वो है कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब क्या होता है? देखें आप लोग, चीजों को दूषित करना। वाटर इज कंटामिनेटेड, तो प्रदूषित करना, दूषित करना, एडल्टरेट मिलावट करना। आपको तो ये सिनोनिम लग रहा होगा। अब आप देखें अगला है प्योरीफाई, साफ सुथरा करना। मिलावट करना और साफ सुथरा करना ये अपोजिट हैं। फिलहाल हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं। वॉश, वॉश का मतलब साफ करना। स्टेन का मतलब दाग, स्टेन का मतलब दाग या धब्बा होता है। बच्चों क्लियर है ना आपको? तो बच्चों आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज प्योरीफाई। कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी। अब हम मूव ऑन करेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, और वो है वेन, VAIN, वेन। वेन का मतलब होता है अहंकार। वेन का मतलब होता है भ्रष्ट। तो वेन देखें आपको ऑप्शन देखने हैं। अगर वेन का मतलब अहंकार है तो अगले वर्ड्स को देखें। ऑप्शन ए है कंसीटेड। कंसीटेड भी अभिमानी होता है। ऑप्शन बी इगोटिस्टिक, ये भी अहंकारी हो गया। ये सारे सिनोनिम लग रहे हैं। और ऑप्शन डी पे जाएं, प्राउड है। ऑप्शन सी आपका आंसर है हम्बल। ऑप्शन सी जो है HUMBLE, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। और वेन का मतलब क्या हुआ? अहंकार। तो अहंकार का एंटोनिम्स क्या हुआ? विनम्र। एग्जैक्ट अपोजिट है ये आपका आंसर है बच्चों। अब मूव ऑन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एंड द वर्ड इज फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है फुल ऑफ इंथ्यूजियाज्म, जोश से भरा हुआ। फर्वेंट का मतलब है जोश से भरा हुआ। तो आपको इसका अपोजिट चाहिए। पहला है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, कम, थोड़ा।
डिस्पैशनेट, जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई जोश ना हो, कोई काम करने के लिए उत्साह ना हो, डिस्पैशनेट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपका आंसर है ये। ऑप्शन सी पे आए, अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्कट, उत्साही। अर्डेंट फैंस ऑफ अमिताभ बच्चन, अर्डेंट फैंस ऑफ नरेंद्र मोदी, मतलब कट्टर समर्थक, उनके फैंस अर्डेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और डिसेंट का मतलब तो अच्छा आपको पहले से मालूम ही था। तो बच्चों आपका फर्वेंट का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, दैट इज डिस्पैशनेट। अब हम मूव ऑन करेंगे बच्चों, और जो अगला वर्ड है वो है अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18 एंड द वर्ड इज garrulous। जो अगला वर्ड है वो है garrulous। garrulous का मतलब है बहुत बातूनी, जो व्यक्ति बहुत बकबक करता है, लगातार बोलता रहता है, उसे हम garrulous कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखें, वर्बोस, शब्दों से भरा हुआ। देखिए वर्बोस वर्ड को आपको समझना होगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूज करेगा, और ये अलग से वर्बोस आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। वर्बोस का मतलब होता है अगर आपको कोई आंसर लिखना है 2 लाइन में, और मैक्सिमम आपको 10 या 15 वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, और आपने वो 2 लाइन का आंसर बना दिया 20 लाइन का आंसर, और आपने उसमें 500 वर्ड डाल दिए, तो वो क्या है? आपने उसे वर्बोस कर दिया। टू फिल इन रिटन फॉर्मेट, दैट इज वर्बोस। ये रिटन फॉर्मेट को ज़्यादा रिलेट कर पाता है बच्चों। और ऑप्शन बी पे जाएं, वो है सीरियस, गंभीर। ऑप्शन सी पे जाएं, गॉन्ट, मरियल या कमजोर हो सकता है ये। और ऑप्शन डी आपका है रेटिसेंट, और ये आपका आंसर है। रेटिसेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रेटिसेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है या कम से कम बोलता है, उसे हम रेटिसेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वन के लिए, और वो है क्वेश्चन नंबर 19। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, स्क्रैपलेस। स्क्रैपलेस का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी चीज को बहुत केयरफुली करता है, उसे हम स्क्रैपलेस कहते हैं, मतलब ध्यान देता है। इसका एंटोनिम्स आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन ए देखें, केयरलेस, लापरवाह, वाइज, बुद्धिमान, केयरिंग, सावधान या ख्याल रखने वाला, केयरफुल, सावधान। ठीक है, आप ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए आपका आंसर है, दैट इज केयरलेस। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। आप क्वेश्चन 20, और ये लास्ट वन है आपका एंटोनिम सेक्शन का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को आप, OBVIOUS, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, जो दिख रहा। ठीक है, आंसर देखें आप तो ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन सी डिफिकल्ट, ऑप्शन डी वॉग। ठीक है, तो देखें आप, सिंपल सीधा साधा, क्लियर स्पष्ट, ऑब्वियस का सिनोनिम हो गया, डिफिकल्ट कठिन, कोई लेना देना नहीं इसका। वॉग का मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है बच्चों, कर लीजिए। और ये वॉग वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये अलग से भी आ सकता है। ठीक है, हमने एंटोनिम सेक्शन को भी खत्म कर लिया है बच्चों। अब हम मूव ऑन करेंगे, और लास्ट के हमारे 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और वो सेक्शन है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। और बच्चों आप सबने देखा होगा पिछले 3-4 सालों से एनडीए के एग्जाम में ये आना स्टार्ट किया है, अदरवाइज ये कोई कल्चर में था नहीं। पिछले लास्ट 10 सालों में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था ऐसा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 2-3 सालों में आना स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि आपको 5 अच्छे इडियम्स बताऊं और सॉल्व करने की टेक्निक बताऊं, जिससे आप इसको बेहतर कर पाएं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 21 इडियम्स एंड फ्रेज सेक्शन है हमारा। अक्वायरिंग अ जॉब इज अ केक वॉक। देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अक्वायरिंग अ जॉब इज अ केक वॉक। अब केक वॉक को इसने अंडरलाइन कर दिया, अ केक वॉक फॉर अ स्टूडेंट हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विद गुड एटीट्यूड। अक्वायर का मतलब है प्राप्त करना, जॉब नौकरी है, नौकरी प्राप्त करना बहुत। अ केक वॉक एक केक वॉक है फॉर अ स्टूडेंट, उस विद्यार्थी के लिए, हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कपल्ड विद गुड एटीट्यूड, और उसका एटीट्यूड भी अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, अ केक वॉक एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है आसान कार्य, एनीथिंग व्हिच इज वेरी इजी। ध्यान दें, ऑप्शन पे आप जाएं, ऑप्शन ए वॉक अवे विद केक, केक के साथ चले जाना। ये तो बिल्कुल मजाक हो गया, अ केक वॉक हमारा इडियम्स है और हमने इसका मीनिंग लगा दिया कि हमको केक लेकर चले जाना है। ऑप्शन बी, अ डिफिकल्ट अचीवमेंट, एक कठिन कार्य, बिल्कुल विपरीत है उसका भाई। अब
अ वॉकअवे मेड विथ केक्स, एक ऐसा वॉकअवे, एक रास्ता बनाना जो केक से बना हुआ हो। ऑप्शन डी एन ईजी अचीवमेंट, एक बहुत ही आसान सी उपलब्धि, एक आसान सा कार्य। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है 21 में, ऑप्शन डी आपका आंसर है बच्चों। कर लिया होगा आपने। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इडियम्स एंड फ्रेज सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। जो इडियम्स है वो क्या है बच्चों? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। स्लीपिंग डॉग्स का मतलब सोता हुआ कुत्ता है, लाई मतलब लेटे रहने दीजिए। अगर कुत्ता सो रहा है तो उसे सोते रहने दीजिए। आप सबको मालूम है कि कुत्ता अगर जग जाएगा तो परेशान करेगा। छोटा बच्चा है, अगर सो रहा है तो सोते रहने दीजिए, अगर वो जगेगा तो आपको परेशान करेगा। तो बच्चों लेट स्लीपिंग डॉग लाई का सेंस आपको आ गया होगा। अब आप अपने ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। ब्रिंग अप ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, किसी पुराने मुद्दे को आप फिर से वापस ना कोरे दें, ठीक है। ऑप्शन बी, डॉग्स कैन रेज टेम्पर्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि कुत्ते भी गुस्सा कर सकते हैं, उनको भी क्रोध आ सकता है। देखिएगा ये अच्छा सा मजाक हो गया, हम इडियम्स एंड फ्रेज का सेक्शन डील कर रहे हैं, हमको लिटरल मीनिंग पर नहीं जाना। तो ड्रग्स कैन रेज टेम्पर्स आंसर नहीं आपका। सी, डू नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, आप कुत्ते को खड़े मत होने दीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी, प्रिवेंट डॉग मोबिलिटी, कुत्तों का जो मोबिलिटी है, आवागमन है, उसको रोक दीजिए आप, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन ए के साथ जाइए आप। क्या कह रहा है? डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, किसी पुराने कॉन्ट्रोवर्शियल इशू को आप फिर से ताजा ना करें, अगर वो खत्म हो चुका है तो खत्म हो जाने दें आप उसे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, वो है टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल चिल्ड्रन शुड बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। आप स्क्रीन पर बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आजकल जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज, ठीक है, वहां पर एडमिशन पाना सभी बच्चों के लिए शुड बी बॉर्न विद, उसके लिए होना चाहिए शुड बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। लोगों को चांदी के चम्मच के साथ, मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए ऐसे लोग जो बहुत बड़े घरों में पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे, और उनको सारी अचीवमेंट्स बहुत इजीली मिल जाती हैं, तो हम कहते हैं ना, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप देखें, ऑप्शन ए पे जाएं, बी बॉर्न टू सिल्वर स्पून मैन्युफैक्चरर, ऐसे परिवार में पैदा होना जिसके यहाँ सिल्वर स्पून बनते हों, जो चांदी की चम्मच बनाता हो। ये तो बिल्कुल एक मजाक जैसा हो गया। ऑप्शन बी पे जाएं, ऑलवेज होल्ड अ सिल्वर स्पून, हमेशा अपने हाथ में एक चांदी का चम्मच लेकर रखना। ऑप्शन सी, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना, कोई भी बच्चा सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होता, ये बस कहावत में ऐसा है। ऑप्शन डी पर जाएं, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, किसी अच्छे पैसे वाले परिवार में पैदा होना। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। कर लिया आपने। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 वो है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, STRW, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है सूखा घास का तिनका, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स, देखें तो ऑप्शन ए, अ वर्दी फेलो, योग्य व्यक्ति। ऑप्शन बी, एन अनरीजनेबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अनरीजनेबल है, जिसके पास कोई तर्क वितर्क क्षमता नहीं है। ऑप्शन सी, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई तत्व नहीं है, वो निरर्थक है। ऑप्शन डी, अ वेरी एक्टिव पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत एक्टिव रहता हो। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो तिनके जैसा है, इतना हल्का है, ना वो उसकी जबान की कोई कीमत है, ना वो कोई कमिटमेंट रखता है, ना उसका कोई महत्व है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई तत्व नहीं है, जिसके अंदर कोई बात, जिसकी बात में कोई कमिटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए बच्चों, और ये लास्ट वन है आपका। चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। बच्चे जो है अक्सर कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स की गिफ्ट को। पेरेंट्स जो गिफ्ट देते हैं उसको, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसके अलावा वो कुछ दूसरा या उससे बेहतर चाहते होते हैं। तो ये जो एडम्स आपको आया हुआ है, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन अ माउथ, उन्हें सीखना चाहिए कि गिफ्ट हॉर्स, एक ऐसा घोड़ा जो आपको किसी ने गिफ्ट में दिया हो, बिल्कुल फ्री में दे दिया,
ठीक है। तो उसके मुंह में झांकना कि कितने दांत हैं। ये एक थोड़ा सा गांव की कहावत है, आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि जानवरों की जो एज है वो हम उनके मुंह को खोल के उनके दांतों को गिन के बताते हैं कि ये 2 दांत का है, ये 4 दांत का है, तो ये इतनी साल का होगा, इतना स्ट्रांग होगा। तो आप उस कहानी से अपने आप को रिलेट कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि हमें कभी, और अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दें तो वह दान की बचिया के दांत नहीं गिनते, इसका हिंदी वर्जन है इस कहावत का, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए अपने, ऑप्शन ए, नॉट टू लुक एट हॉर्स माउथ, कभी भी हमें घोड़े के मुंह में नहीं दिखना चाहिए, लिटरल हो गया ये। ऑप्शन बी पे जाए, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड, हमें जो गिफ्ट मिले उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। ऑप्शन सी, नॉट टू आस्क फॉर मोर गिफ्ट, हमें और ज़्यादा गिफ्ट नहीं मांगने चाहिए। ऑप्शन डी, नॉट टू फाइंड गुडनेस इन द गिफ्ट, हमें गिफ्ट में गुडनेस और बैडनेस नहीं देखनी चाहिए। देखें तो ऑप्शन बी आपका आंसर है बच्चों, दैट इज नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड, जो गिफ्ट हमें जो हमें मिला हो उसमें हमें फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए। बच्चों इसी के साथ हमने अपना एडियम्स का सेक्शन खत्म कर दिया, और आज आपने देखा कि हमने कुल 10 क्वेश्चंस जो है सिनोनिम में डिस्कस किए, और 10 क्वेश्चंस हमने एंटोनिम्स में डिस्कस किए, और 5 क्वेश्चंस हमने एडियम्स एंड फ्रेज के डिस्कस किए। आपके पास बच्चों जो भी बुक्स, अच्छी ग्रामर बुक्स हैं, उसमें जो एडियम्स का सेक्शन है नॉर्मली आप देखेंगे उसमें 300 से 400 एडियम्स एंड फ्रेज दिए रहते हैं। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपकी चल रही है 11th आवर में, तो आप प्रयास करें कि उन बुक्स को एक बार हल्का सा रिवाइज कर लें, और जो ऐसे जो मेरे ख्याल से 50 to 60% उसके जो एडियम्स होते हैं वो आपको ऑलरेडी मालूम रहते हैं। तो जो बचे हुए 40% हैं आप उसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लें, तैयार कर लें, जिससे कि आप कर पाएँ। और एक एटीट्यूड आपका सॉल्व करने का होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि बाकी के 3 ऑप्शन पे भी आपको रिसर्च करनी होती है, समझना होता है कि गलत क्यों है, तब आप अपना आंसर देते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है बच्चों कि एनडीए में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको उसे टच नहीं करना है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप सबको मालूम है कि 30 to 35% तक पे बच्चों को एसएसबी की कॉल आ जाती है। अगर आप 30% 35% के रेंज में स्कोर कर दो अपने रिटर्न में, तो आपको आसानी से आपकी एसएसबी कॉल आ जाती है। लेकिन ज़रूरी है कि आप सारे सेक्शन मतलब मैथ्स भी क्वालिफाई करें, तभी आपकी कॉल आएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो आपने कितने कर दिए बताएं? 40% आपने कर दिए। और रेंज मैंने क्या बोली, 30 to 35% पे कॉल आ जा रही है एसएसबी की। तो आपको 40% तो आपको बिल्कुल सेफ बना देता है 20 क्वेश्चन। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा सेक्शन है जो खराब है, तो आप अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो अगर आप 50 में 30 भी करते हो, 35 भी करते हो, और 10 या 15 क्वेश्चन आप छोड़ दो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको टच मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप उसे छोड़ दीजिए। और 30 to 35% करके आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। और आपने जो मान लीजिए आपका कोई सेक्शन कमज़ोर है, तो आप जो कमियां रह गई हैं वो इंग्लिश आपकी दूर कर देगा, ठीक है बच्चों। तो आप बिल्कुल लालच नहीं करोगे एग्जाम में कि नहीं सारा हम टच करके जाएं, या आपका सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा है कि आपको 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है। इसकी कुल मेरिट कितनी जाती है, तो आप देखेंगे टॉपर्स की जो रेंज होती है वो 60 to 65% की रहती है। मैं इसको 55 से स्टार्ट करता हूँ, 55 से 60 to 65 की रेंज रहती है। 55 to 65 मैंने मोटा मोटी बता दिया ऐसे कि इसकी रेंज रहती है। इसमें टॉपर, एनडीए का टॉपर इस रेंज में रहता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं है। अगर आप 40% के आसपास भी ढंग से कर पाते हो तो आप उसे ईमानदारी से कर देना, और अगर आपको 60% नहीं आ रहा है तो बिल्कुल खुश होकर वापस आइए, टेंशन फ्री होकर, और टेंशन फ्री होकर अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और 40 to 50% जो ईमानदारी से आपसे बन पाए वो कर दीजिएगा, और आप क्वालिफाई करेंगे अपनी रिटर्न को, और एसएसबी की कॉल आएगी। बच्चों मेरे ख्याल से आप जो क्राइटेरिया है, तरीका है, समझ गए हैं। अब मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए हो उनको रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, वो ज़रूरी है आपके लिए, नोट्स आपके लिए ज़रूरी है, और रिवीजन उसका ज़रूरी है। और
ये जो रिश्ता हमारा आपका इन वीडियोस के माध्यम से बना है ये जारी रहेगा। यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ते रहेंगे और हम ऐप के माध्यम से भी आपके सामने अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं जल्दी ही, तो आप उससे भी जुड़िएगा, आप सब जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारी टीम जो है वो कंटेंट की क्वालिटी पर काम करती है। हम ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं और हमने किया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप सबके सामने वो है, ऐसा नहीं कि वो छिपा है। हमारा जो 10-15 सालों का जो टीचिंग करियर रहा है उसमें हमने बच्चों के साथ ईमानदारी की है। हमने कभी कॉमर्शियल पर्पस से बच्चों को नहीं देखा कि हमें फीस बनाना है बस और बच्चा कुछ कर पाए ना कर पाए वो हमारी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा अप्रोच हमारा रहा ही नहीं। तो हमने अपने आप को ईमानदारी से काम करने पर लगाया हुआ है, हमारी टीम काम कर रही है और YouTube के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे और जल्दी ही हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है और उसके माध्यम से हम आपको कोर्स कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो मेरे ख्याल से इंडिया में बेस्ट होगा। ओके बॉयज, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।